हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारतीय इतिहास की कक्षा में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता तक हमने इतिहास को पढ़ लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता की जानकारी मिली। ठीक है ना, जानकारी तो उससे पहले ही मिल चुकी थी सिंधु सभ्यता से, तो परंतु इसकी जो तिथि क्रम है वो किसके बाद मानी गई है? सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम अब वैदिक सभ्यता। तो लिखना वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता, देखो इसको हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि किस रूप में पढ़ेंगे, किस फॉर्म में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका कालखंड क्या है। कालखंड की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति, ठीक है। फिर इसका हम स्रोत देखेंगे, स्रोत किससे हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। और हम देखेंगे फिर इसमें यहां पर इसका विस्तार, ठीक है। और फिर इसकी विशेषताएं, विशेषताएं विशेषताओं में हम सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे, ठीक है। सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन और धार्मिक, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे किसमें? वैदिक सभ्यता में। कालखंड, उत्पत्ति, स्रोत, विस्तार और विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान देना, इसको वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं, या इसको आर्य सभ्यता भी कहीं कहीं बोला जाता। आर्य सभ्यता क्योंकि आर्य द्वारा बसाई गई, आर्य सभ्यता, ठीक है। आर्य सभ्यता, देखो इसके कालखंड की जब हम बात करेंगे, कालखंड, तो ये 1500 बीसी से 600 बीसी, ठीक है ना। तो 1500 बीसी से 600 बीसी, ठीक है, ये इसका कालखंड है, ये याद रखना। देखो इसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसको भी हम कितने भागों में विभाजित कर लेंगे? वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ेंगे। इसकी टोटल की टाइम अवधि 1500 से 600 बीसी, ठीक है। इसमें हम पहला पार्ट देखेंगे पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। ये रहेगा 1500 से 1000 बीसी, 1000 बीसी तक। और दूसरा देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानेंगे, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से जानेंगे। देखो क्योंकि इसकी जो जानकारी होगी हमें किससे होगी? ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो जानकारी होगी ये 1000 से 600 बीसी तक रहेगा। इसकी अधिकांश जो जानकारी रहेगी वो 3 तो वेद हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद
अर्थवेद, अर्थवेद, ठीक है, और ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, जिनको वेदांत भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेदांत, ठीक है। तो पूर्व वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे? एकमात्र ग्रंथ से मिलेगी, ऋग्वेद से, ठीक है। और वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक की जानकारी हमको तीन वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये इसका क्या है, पढ़ने का तरीका है। एक कालखंड इसका 1500 से 600 बीसी तक। वैदिक सभ्यता को हमने डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, पूर्व वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल, 1500 से 1000 बीसी, ठीक है ना। और ये उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में जो प्रमुख कथन है। तो नोट करें पहले इसको। इसको वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अधिकांश जानकारी किससे प्राप्त होती है? वेदों से। अधिकांश जानकारी इसकी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और नंबर दूसरा, इसको आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आर्य लोगों ने बसाया था, ठीक है ना। किसने बसाया था? आर्य लोगों ने। तो अगला लिखना दूसरा पॉइंट जिसमें हम देखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, वैदिक सभ्यता को किसने बसाया था? आर्यों ने। वैदिक सभ्यता को आर्यों द्वारा बसाया गया था, आर्यों द्वारा बसाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा बसाया गया था। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में देखो 3-4 पॉइंट याद रखना कि आर्य कहां से आए, ठीक है ना। तो बताया जाता आर्य भारत में खैबर दर्रे को, ये खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। अब खैबर दर्रे को पार करके सर्वप्रथम पंजाब वाले क्षेत्र में आए थे, सर्वप्रथम पंजाब या सप्त सैंधव क्षेत्र। 7 प्रमुख नदियां बहती थी, हरा भरा क्षेत्र था ये, ठीक है ना। सप्त सैंधव क्षेत्र में आए थे, सप्त सैंधव क्षेत्र में आए थे, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने इनकी आने को, इनके स्थान को निर्धारित किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मान्य मत है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर महोदय ने बताया कि आर्य मध्य एशिया या बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं पर एक विद्वान है दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा है तिब्बत से आए। तीसरा याद रखना इसमें हमें कि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आर्यों का आर्कटिक घर, तो इन्होंने बताया आर्कटिक क्षेत्र से आए। और कुछों ने बताया कि ये सैंधव क्षेत्र से ही आए, जिसमें अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद का मत प्रचलित है। तो इसमें लिखना, तो विद्वान और दूसरी तरफ लिख लेना मत क्या है, ठीक है ना, मत। तो सर्वमान्य मत कौन सा है? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने क्या कहा, कहां से आए आर्य लोग? तो मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया से, मध्य एशिया, ठीक है ना, या बैक्टीरिया क्षेत्र से, ठीक है। ये किसने बताया? मैक्स मूलर ने। नंबर 2 ये याद रखना है आपको, दयानंद सरस्वती
इन्होंने बताया तिब्बत से। आर्य लोग कहां से आए थे? तिब्बत से, पूछा जाता है। और नंबर 3 याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, पूछा जाएगा इन्होंने आर्यों की उत्पत्ति कहां से मानी है, कहां से? तो आप याद रखना आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है ना, यानी ठंडे प्रदेशों से। और पुस्तक कौन सी लिखी थी इन्होंने? आर्यों का आर्कटिक घर। उस पुस्तक में बताया, कौन सी पुस्तक? आर्यों का आर्कटिक घर, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। नंबर 4 एक मत और याद रख लेना, अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद, इन्होंने कहा सप्त सैंधव क्षेत्र, आर्यों की उत्पत्ति कहां मानी है? सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये सभी, ये 4 मत आप याद रख लेना है। इसमें और भी बहुत सारे मत हैं, किसी ने रूस से, जर्मनी से, परंतु हमें सबको याद नहीं करना, ठीक है ना। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्स मूलर, ये सर्वाधिक मान्य मत है। पूछा जाए सबसे अधिक मान्य मत, सर्वमान्य मत मैक्स मूलर महोदय का ही है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बार यही परीक्षा में पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र से, अविनाश चंद्र ओये सप्त सैंधव क्षेत्र से, ठीक है ना। पूछा जाए आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां पर आए, तो जो पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, उस समय भारत और पाकिस्तान सब एक था, तो आर्य या मोस्टली भारत पर जो आक्रमण भी होंगे, ठीक है ना, वो ध्यान रखना वो इसी क्षेत्र से होंगे, सप्त सैंधव क्षेत्र से, ठीक है ना, सप्त सैंधव क्षेत्र। और कौन से दर्रे को पार करके आए, तो खैबर दर्रे को। पूछा जाता है ये भी, दर्रा भी याद रख लेना। अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है खैबर दर्रा, ठीक है। और अगर राज्य पूछे तो पंजाब में आए, ठीक है ना, जो पंजाब अब आधा पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पंजाब, और पूरी पंजाब भारत में है, ठीक है। तो ये किसके बारे में? आर्यों की उत्पत्ति या आने के बारे में मत हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एग्जाम में यहां से सवाल पूछ लिया जाता। अब देखो इसी में याद रखना कि ये जो है आर्य कोई नस्ल या प्रजाति नहीं है, ये एक भाषा सूचक शब्द है। क्या है? भाषा सूचक। तो लिखना आर्य कोई नस्ल प्रजाति नहीं है, नहीं है। क्या है ये? यह संस्कृत का शब्द है, अर्थात भाषा सूचक, अर्थात भाषा सूचक, भाषा सूचक शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, उत्तम, ठीक है ना, श्रेष्ठ या कुलीन, जो उच्च कुल में पैदा हुआ, उत्तम आदि, ठीक है ना। ये किसका अर्थ होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उसको क्या बोला गया है? आर्य, ठीक है ना। समझ में आया तक? तो आर्य कोई क्या नहीं है, प्रजातीय नस्ल नहीं है, ये भाषा सूचक शब्द है। और किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। आर्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करा था वो 1853 में मैक्स मूलर ने ही करा था। तो लिखना आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछ लिया जाए, सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने 1853 में। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और अगला इसमें जो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार, 33 बार हुआ है। एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 33 बार, 33 बार हुआ है। तो ये सब फैक्ट हैं किसके बारे में? इसके बारे में
आर्य शब्द के। तो आर्य कितनी बार पूछा हुआ, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो या तो ऑप्शन में श्रेष्ठ मिलेगा, या कुलीन, या उत्तम, ठीक है ना, या उच्च कुल का, उसको क्या बोला जाएगा? आर्य। भाषा सूचक शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। सब प्रथम प्रयोग किसने करा आर्य शब्द का? मैक्स मूलर ने करा 1853 में। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 33 बार, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, और इनकी आर्यों की उत्पत्ति के बारे में याद रखना, ठीक है ना। इनको नोट करें, फिर हम देखेंगे कि इनके स्रोत क्या हैं, वैदिक सभ्यता के स्रोत, इसको जानने के स्रोत। तो स्रोत दो ही प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक स्रोत। तो पहले इसको नोट करें, फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो, जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना और क्रम से पढ़ना है, ठीक है ना, एक एक टॉपिक को, तभी इतिहास समझ में आता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखना, स्रोत। वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत, वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत, ठीक है। वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत, तो वही दो प्रकार हैं स्रोतों के। ठीक है, तो इसमें पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें पुरातात्विक स्रोतों में हम दो भाग कर सकते हैं, एक भाग अभिलेख, अभिलेख, ठीक है, और दूसरा मृदभांड। पुरातात्विक स्रोतों में हमें दो मिले हैं, अभिलेख मिले हैं और एक मृदभांड मिले। साहित्यिक स्रोतों में हम वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, वैदिक साहित्य, ठीक है, इनको पढ़ेंगे डिटेल से वैदिक साहित्य को। और वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आएंगे, इनका क्रम भी याद रखना। वेद, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक, और नंबर 4 उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य में हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषदों की रचना सबसे बाद में हुई है, तो इनको वेदांत भी कहा जाएगा, ठीक है ना। वेद, ब्राह्मण ये ग्रंथ है, आरण्यक और उपनिषद, सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे इनको, ठीक है ना। तो दो तरह के स्रोत, अभिलेख, अभिलेखों में देखो, अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों को, ठीक है ना। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत। तो पहला हेडिंग लिखना, पुरातात्विक स्रोत, स्रोत, ठीक है। और इसमें पहला जो अभिलेख देखेंगे हम, ए नंबर दे देना, एशिया माइनर का, माइनर का बोग जगोई अभिलेख, अभिलेख, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में नहीं है, ठीक है ना, ये कहां पर है, तुर्की में, कहां पर है, तुर्की, ठीक है। और कितना पुराना, ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, ठीक है। ये 1400 BC का है, कब का,
1400 BC, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है? देखो पहला पूछा जाएगा कि बोग जगोई अभिलेख कहां से मिला है, तो एशिया माइनर से, या देश पूछे तो तुर्की से, ठीक है ना। और बताया जाता है इस अभिलेख में वैदिक सभ्यता, जो भारत की सभ्यता है उसकी जानकारी मिली है, और यह है तुर्की में। तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार मिल रही है कि कहानी इस प्रकार है कि दो राजा थे, ठीक है ना, तुर्की में दो राजा थे। तो उन राजाओं में आपस में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। लड़ाई के बाद उनमें आपस में संधि हुई। तो जब उन दोनों में संधि हुई आपस में राजाओं में, तो संधि के समय जो भारत के वैदिक देवता थे, भारत में जो वैदिक कालीन देवता थे, उन 4 देवताओं की शपथ ली उन राजाओं ने, ठीक है ना। तो पूछा जाता कि इसमें कौन कौन से देवताओं का, वैदिक कालीन कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है, तो 4 देवता हैं। इंद्र देवता जो सबसे प्रमुख देवता थे वैदिक काल के, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ठीक है ना। तो 4 देवताओं का उल्लेख है। क्यों है उल्लेख? क्योंकि दोनों राजाओं ने जब संधि करी थी तो आपस में क्या खाई थी, कसम खाई थी कि हम भविष्य में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। और किसको साक्षी मानकर? भारत के 4 देवताओं को। तो इसमें लिखना 4 वैदिक कालीन देवताओं, कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की चर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। 4 देवताओं की चर्चा है एशिया माइनर के बोग जवई अभिलेख में, जो तुर्की में है, ठीक है। दूसरा अभिलेख जो हम इसमें देखेंगे, नंबर 2, कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख ये कहां से प्राप्त है? ईरान से। कहां का है ये? ईरान से, ठीक है ना। इससे जानकारी मिलती है कि ईरानियों की एक शाखा भारत आई थी, ठीक है ना। तो जानकारी क्या है? ईरानियों की एक शाखा भारत आई थी। तो 2 अभिलेख हमें इसमें पढ़े हमने, जो पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है ना। पहले हम देख रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों को। नंबर नेक्स्ट जो मृदभांड की चर्चा करेंगे, मृदभांड। जैसे हमने मृदभांड किस में देखे थे? हड़प्पा सभ्यता में काले और लाल मृदभांड पूछे जाए किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता। तो यहां पर जो है 2 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिसमें पहले गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुआ कलर के, और दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड, ग्रे कलर के, चित्रित धूसर मृदभांड। दोनों ही इंपोर्टेंट है। ये ऋग्वैदिक सभ्यता से संबंधित है, ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल, ठीक है। और चित्रित धूसर मृदभांड ये किससे संबंधित है? चित्रित धूसर मृदभांड ये उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो इनकी जानकारी से ही ये हमें कौन से स्रोतों की जानकारी हुई? पहले हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। 2 तरह के स्रोत थे इसको जानने के, पुरातात्विक स्रोत जिसमें पुरातात्विक में अभिलेख और मृदभांड। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम जो चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों पर, नोट करें इसको। अब नंबर बी लिखना,
साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मतलब लिखित ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। और साहित्यिक स्रोतों में चार कौन कौन से स्रोत थे? वेद, ब्राह्मण, इनको अच्छे से क्रम भी पता होना चाहिए, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद हालांकि इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वेद तो चार हैं ही प्रमुख, फिर ब्राह्मण क्या है जो वेदों को जनता को समझाने के लिए, क्योंकि वेद पद्य में लिखे हुए थे और संस्कृत भाषा में थे, तो सरल रूप से गद्य भाषा में लिख दिया गया, आसान भाषा में उनको ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। उनको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। और आरण्यक जो दर्शन से संबंधित थे, दार्शनिक चिंतन से संबंधित थे, जिनका पाठ वनों में होता था, वो आरण्यक थे। उपनिषदों की रचना सबसे बाद में हुई है, तो उपनिषदों को ही वेदांत बोला गया। क्या बोला गया? वेदांत। पूछा जाता वेदांत किसे कहा जाता? उपनिषदों को। इनकी संख्या 108 है। आपने जो श्रीमद् भगवत गीता का नाम सुना होगा, वो उपनिषदों पर आधारित एक पुस्तक है, ठीक है ना। तो किस पर? उपनिषदों पर आधारित। देखो ध्यान देना, जो वैदिक साहित्य है उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वैदिक, देखो इनको संयुक्त रूप से वेदों को संहिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता? संहिता। इनको भी क्या बोला जाता है? संहिता, क्योंकि इनकी संकलन हुआ है। तो वेदों की, तो लिखना पहला नोट पॉइंट इसमें ऐसे लिखेंगे हम, वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को क्या बोला गया है? श्रुति साहित्य, साहित्य, ठीक है ना। क्योंकि उस समय वे इनका कोई भी, ये देखो ये तात्कालिक समय का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तात्कालिक समय का कोई ग्रंथ उस समय का मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उस समय लिपि का ही ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि लिपि का ज्ञान नहीं था, तो लिख नहीं पाए थे उस समय, लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इसलिए इसको क्या किस में रखते थे हम? इसको रखते थे आदि ऐतिहासिक। कौन से संस्कृत सब काल में? आदि ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना। क्योंकि उस समय नहीं लिखे गए ये, जिस समय तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनते हुए सुनाकर पहुंचे। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया, दूसरी ने तीसरी को सुनाया, और बाद में चलकर इनको लिपिबद्ध करा गया, ठीक है ना। तो उस समय का कोई भी मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, कोई सा भी, क्योंकि इनकी रचना सुनकर हुई। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। अब समझ में आया ना क्यों श्रुति साहित्य भी कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर हुई, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इनको क्या बोला जाता? संहिता। इन्हें संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संकलन हुआ है, क्योंकि इनका संकलन हुआ। और संकलन किसने करा? पूछा जाए संकलन करता कौन थे इनके वेदों के, इनके सबके संकलन करता? तो संकलन करता थे महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। महर्षि
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो पूछा जाए वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, वेदों के, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इनको चारों को एक साथ में संहिता बोला जाता है, ठीक है। नंबर 3 याद रखना आप इसमें पॉइंट, इनको वैदिक साहित्य को अपौरुष से भी कहा गया क्योंकि इनकी रचना मानव ने नहीं की। वैदिक साहित्य को क्या कहा गया, अपौरुष से कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रचना मानव ने नहीं की, किसने की है, ईश्वर ने, ऐसा माना जाता, ईश्वर ने की, ठीक है। तो ये पॉइंट आप किसके बारे में याद रखेंगे, वैदिक साहित्य के बारे में, ठीक है ना। वैदिक साहित्य में हमें साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से पढ़ने हैं, हमको वेद पढ़ने हैं। वेदों में 4 वेद पढ़ेंगे हम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी बोला गया क्योंकि ये सुन सुनकर लिखे गए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इन्हें संहिता भी कहा गया, ठीक है। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वैदिक साहित्य को अपौरुष से भी कहा गया क्योंकि इनकी रचना मानव ने की है, ईश्वर ने की है, ऐसा माना जाता है। इस सभी को नोट करें, इन जानकारी को, फिर हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। पहले हम पढ़ेंगे वेद, तो नोट करें। तो लिखना वेद, पहला टॉपिक वेद। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखना, वैदिक सभ्यता की अधिकांश जानकारी, वैदिक सभ्यता की अधिकांश जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है या हुई है, इसलिए इसे नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। इसलिए क्या कहा गया इसको, वैदिक सभ्यता। और वैदिक शब्द जो आया वो विद धातु से आया, संस्कृति विद धातु से। तो वैदिक जो शब्द आया वैदिक, वो कौन सी धातु से आया, संस्कृत की विद धातु से, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान, ठीक है ना, जानना या ज्ञान, वैदिक का अर्थ अगर पूछा जाए तो वेदों की संख्या कितनी है, अगला पॉइंट लिखना, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। यहीं पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसको 5वां वेद माना जाता है, तो नोट करके लिख लेना, इस फैक्ट को याद रख लेना। कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र को 5वां वेद माना गया है, 5वां वेद कहा गया है, ठीक है। ये एक राजनीतिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसको मौर्य काल में डिटेल से, अभी फिलहाल में इतना याद रख लेना इसके बारे में। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है।
इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसा लिख लेना। नंबर 2 यजुर्वेद, ठीक है। तीसरा सामवेद, ठीक है। और नंबर 4 अर्थवेद, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद, ठीक है। सभी को समझ में आया इतना? देखो एक टर्म पढ़ोगे, संहिता, तो संहिता अगर पूछा जाए तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, अर्थवेद शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों वाले वेद, ठीक है ना। तो लिखना ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? वेद त्रयी, कहा गया है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ऐसे लिख सकते हैं, वेद त्रयी बराबर इसमें ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद, ठीक है ना। क्यों कहा गया, क्यों इनको एक जैसा रखा गया? क्योंकि इन तीनों की विषय वस्तु एक ही है। कारण क्या है? कारण ये ईश्वर की स्तुति में लिखे गए। तीनों की विषय वस्तु समान है। क्या है? ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की स्तुति में लिखे गए हैं। ईश्वर की, भगवान की स्तुति में, ठीक है ना। जबकि अर्थवेद आम जनमानस के लिए लिखा गया, इसको लौकिक वेद कहा जाता है। ये जनता से, आम जनमानस से संबंधित है। तो नोट करके लिखना, जबकि कौन सा वेद? जबकि अर्थवेद किससे संबंधित है? अर्थवेद आम जनमानस, ठीक है ना, से संबंधित है, संबंधित है। इसको लौकिक वेद कहा गया, इसे लौकिक वेद कहा गया है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो अर्थवेद इस लोक से जुड़ा हुआ है, और 3 जो वेद है वो परलोक से जुड़े हुए हैं। तो इस लोक से जुड़ा हुआ वेद है अर्थवेद, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं करा गया, ठीक है ना। संहिता, अगर तुमसे कोई पूछे संहिता क्या है, तो चारों का संकलन हुआ, चारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? वेद संहिता, ठीक है। और वेद त्रयी में कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है, इसमें अर्थवेद शामिल नहीं है। अर्थवेद शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि ये ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर के गुणगान से, ईश्वर की स्तुति से संबंधित है। और ये अर्थवेद जो है ये आम जनमानस से संबंधित है, आम जीवन से संबंधित है, इसको लौकिक वेद
कहा गया है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, फिर अब हम एक एक वेद को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आगे क्लास। पहले इसको आप नोट डाउन करें, नोट डाउन करें इसको। तो लिखना पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पहला नंबर 1 लिखेंगे हम, ऋग्वेद। पहला पॉइंट, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद। ठीक है ना, पूछा जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, ऋग्वेद में ऋग्वेद में मंडल कितने, 8 मंडल। ठीक है ना, सॉरी 10 मंडल है ऋग्वेद में। और अष्टक कितने, अष्टक 8 हैं। ठीक है, और सूक्त 1028। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। और मंत्र, ठीक है ना, यह ऋचाएं कितनी है, 10,462। ठीक है, 10,462। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है ना, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। देखो ऋग्वेद के बारे में जो हमको जानने हैं पॉइंट, कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें सबसे नवीनतम मंडल 10वां है। 2 से लेकर 7वें जो मंडल है वो सबसे प्राचीनतम मंडल है, जिनको वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम मंडल, द्वितीय, तृतीय मंडल, ऐसे लिख देता हूं, चौथा मंडल, 5वां मंडल, छठा, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, तो प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, ठीक है, ठीक है, तो ये वाले जो हैं 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है, ठीक है ना। तो तीसरा मंडल में देखो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो हमको याद रखना है। ठीक है ना, किसने लिखा है इसको, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र ओम भूल भुवः स्वः तत्सवि, ठीक है ना, तो ये विश्वामित्र ने लिखा है। और ये सविता, सविता या सूर्य देवता को समर्पित है, देवता को समर्पित, समर्पित। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में, ठीक है ना, क्या है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में दिखाई दे रहा, तीसरे मंडल में। नंबर नेक्स्ट लिखना, चौथा मंडल, ये 5वां, फिर 7वां मंडल इंपॉर्टेंट है, दशराज्य युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है, दशराज्य युद्ध। अभी हम इसको देखेंगे, एक एक को देखेंगे डिटेल से। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे 9वां मंडल, सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है,
ये समुद्र। और जो चौथा मंडल है वो कृषि, कृषि से संबंधित है, ठीक है, कृषि से संबंधित। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त व विवाह सूक्त का वर्णन है, विवाह सूक्त का वर्णन, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले, नोट करें पहले इसको, थोड़ा इंक डालते हैं इसमें। इसको नोट करें पहले। अब देखो हम एक एक बात को यहां पर लिख लेंगे, ठीक है ना, पहले इतना नोट करें। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक फैक्ट लिख लेंगे। देखो ध्यान दें, हम कौन सा वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद के बारे में। तो हमने 10 मंडल देख लिए। तो पहला फैक्ट इसमें लिखना, दो से लेकर 7वें मंडल, 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन है। जिन्हें गोत्र, जिन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, ऋषि मंडल कहा जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखना, सबसे नवीनतम मंडल 10वां है। 2 फैक्ट हो गए, ठीक है ना, सबसे नवीनतम मंडल 10वां है। तीसरा पॉइंट, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, वही पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, जो अभी आपको समझाया था, गायत्री, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछा जाता है, डायरेक्ट उल्लेख है, जो सविता या सूर्य देवता को समर्पित है, जो सविता या सूर्य देवता को समर्पित है, समर्पित है, ठीक है। वही बात है मैं लिख रहा हूं ताकि फैक्ट अच्छे से याद रहे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखना, चौथा मंडल कृषि को समर्पित है, मंडल कृषि को समर्पित है, समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है, कृषि को समर्पित है। नेक्स्ट लिखना, देखो एक व्यक्ति पृथ्वीवेन्यू, उनको भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर कहा जाता है, तो नोट करके लिखना, पृथ्वीवेन्यू, पृथ्वीवेन्यू को भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी आदत है बनाना, ये पृथ्वीवेन्यू को भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर कहा जाता है। और ये हल के आविष्कारक यही थे, हल के आविष्कारक,
आविष्कारक यही थे, यही थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। पृथ्वीवेन्यू, ठीक है, भारत का पहला कृषि इंजीनियर। अब नंबर आपको याद रखना कौन सा, सातवां, सातवें मंडल में किसका वर्णन है, दशराज्य युद्ध का वर्णन है, दशराज्य युद्ध का वर्णन है, ठीक है। अब दशराज्य युद्ध हुआ कब था, ठीक है ना, तो ये बताया जाता है कि भरत कबीले के एक राजा थे, राजा सुदास, और दूसरी साइड जो 10 राजा थे, ठीक है ना, उनमें 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। तो ये पुरोहित विवाद के कारण युद्ध हुआ था कि राजा सुदास ने अपना पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना दिया, तो इससे विश्वामित्र नाराज हो गए, ठीक है ना। तो रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया जिसको दशराज्य युद्ध बोला गया। क्या बोला गया, दशराज्य युद्ध। तो इस युद्ध में जो राजा सुदास थे उनकी तरफ थे पुरोहित वशिष्ठ, और 10 जो राजा थे उनकी तरफ थे पुरोहित विश्वामित्र। तो फिर भी राजा सुदास ने उन 10 राजाओं को पराजित कर दिया था, ठीक है ना। यह था दशराज्य युद्ध। पूछा जाता किस नदी के तट पर लड़ा गया, रावी या परुश्रणी नदी के तट पर, ठीक है ना। तो लिखना दशराज्य युद्ध के बारे में, यह युद्ध आर्य कबीले के राजा भरत कबीले के राजा सुदास तथा 10 राजाओं जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं के बीच लड़ा गया, के बीच कौन सी नदी पे, रावी या परुश्रणी, रावी या परुश्रणी नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है ना। कारण क्या था, पुरोहित विवाद। कारण 2 कारण वैसे बताए जाते हैं, एक पुरोहित विवाद, एक रावी नदी का जल बंटवारा। तो कारण था पुरोहित विवाद, ठीक है, और रावी नदी का जल बंटवारा, इसको लेकर लड़ा गया, ठीक है ना। और विजय किसकी हुई, विजय राजा सुदास की हुई। तो यहां पर लिख लेना राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ, विजय हुई राजा सुदास की, राजा सुदास इसमें विजय हुए, ठीक है ना। और पुरोहित लिखना राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ पूछा जाता। और 10 राजाओं के थे विश्वामित्र, 10 राजाओं की तरफ राजाओं के कौन थे, विश्वामित्र। ये सभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना इनको सभी को, ठीक है। तो दशराज्य युद्ध का वर्णन कौन से में है, मंडल में, सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना। तो ये 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन। यह युद्ध राजा सुदास जो भरत कबीले के राजा थे और 10 अन्य राजाओं के बीच लड़ा गया, ठीक है। राजा सुदास की तरफ कौन थे, पुरोहित वशिष्ठ, ध्यान रखना ना नाम, कौन थे, वशिष्ठ। और उनकी तरफ कौन थे, विश्वामित्र। तो फाइनली जीत किसकी हुई, राजा सुदास की, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप किसमें याद रखना, 7वें मंडल में, ठीक है। तो नोट करें इसको पहले, फिर हम आगे चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में।
जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है पूछा जाए डायरेक्ट सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। तो अगला लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको? सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। 10वें मंडल में किस किस का? नदी सूक्त का, नदी सूक्त, ठीक है ना। पुरुष सूक्त, पहले ये लिख लेना, पहले पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ लेंगे। पुरुष सूक्त और नदी सूक्त और विवाह सूक्त का वर्णन है। विवाह सूक्त का वर्णन, ठीक है ना, विवाह सूक्त का वर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुरुष सूक्त को देखेंगे। ठीक है ना, तो लिखना पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, किसका? वर्ण शब्द का। तो लिखना ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख, जिसका अर्थ क्या था? वर्ण करना, चयन करना। वर्ण का प्रारंभिक में अर्थ था चयन करना, सिलेक्शन यानी चयन करना। ठीक है ना, वर्ण। तो ध्यान देना, यहीं से फिर वर्ण के बाद जाति आएगी। ठीक है ना, तो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है उल्लेख, ये पूछा जाता। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था। तो कितने? 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत है इसमें। कितने? 4 वर्ण। तो ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो माना जाता है कि ब्रह्मा जी के किससे? ब्रह्मा जी के मुख से किसका जन्म हुआ? या सिर से? ब्राह्मणों का, जिनका काम क्या था? पूजा पाठ कराना, पूजा पाठ कराना। ठीक है, क्षत्रिय ये भुजाओं से, ब्रह्मा जी की भुजाओं से। और क्या काम था इनका? युद्ध संबंधी या रक्षा संबंधी कार्य। तो 4 वर्ण एक साथ यहां पर हैं। वैश्य व्यापार व कृषि से संबंधित थे। ये किससे? पेट से जन्म हुआ इनका। ठीक है ना, तो ये व्यापार प्लस कृषि से संबंधित है। जो लोग कृषि और व्यापार करते थे वो क्या कहलाए? वैश्य कहलाए। और शूद्र, ये पैरों से माना गया इनका वो जन्म, और ये तीनों वर्णों की, ऊपर वाले वर्णों की सेवा करते थे। तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है ना, इनका काम था। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, पूछा जाता जाति व्यवस्था की नींव यहीं से डलेगी। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा कठोरता से आएगा। ठीक है ना, अभी किसके कर्म के आधार पर रहेगा वर्ण निर्धारित, कि जैसा जिसका कर्म है इस कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होगा।
फिर धीरे धीरे समय के अनुसार उत्तर वैदिक काल में और सूत्र साहित्य काल में जो जन्म के आधार पर होगा, तो ये कठोर होती चली जाएगी व्यवस्था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना किसके बारे में, ये। ठीक है, अब देखो नदी सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। नदी सूक्त, ठीक है, तो पूछा जाता है कि वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी थी। सबसे ज्यादा बार उल्लेख वैदिक काल में किस नदी का हुआ है। ठीक है, तो पहला लिखना वैदिक साहित्य में, साहित्य की, या वैदिक काल लिख लेना तो अच्छा, वैदिक सभ्यता की सबसे पूजनीय या पवित्र नदी कौन सी थी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, ये हमें फैक्ट है डायरेक्ट याद रखने। और दूसरा, वैदिक सभ्यता की, सभ्यता में सब आर्थिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी, महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी, जिसको हरण्य भी बोला गया, हरण्य, हरण्य नदी। तो ये भी आप याद रखना। और यही सबसे ज्यादा बार उल्लेखित थी, ये सबसे ज्यादा बार उल्लेखित भी यही थी। सबसे अधिक बार उल्लेख भी किसका हुआ, सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का। ठीक है ना, तो इनके दोनों का आंसर सेम रहेंगे। देखो वैदिक काल में बताया जाता है यमुना से, यमुना ज्यादा महत्वपूर्ण थी, गंगा कम महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यमुना का उल्लेख कितनी बार आया, यमुना का 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ। तो अगला पॉइंट लिखना, वैदिक काल में, काल में, ठीक है ना, गंगा की अपेक्षा यमुना अधिक महत्वपूर्ण थी, गंगा की अपेक्षा यमुना अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है ना, क्योंकि किसका, यमुना, गंगा का उल्लेख कितनी बार है, यमुना का 3 बार, 3 बार उल्लेख आया है, और गंगा का केवल 1 बार, 1 बार उल्लेख। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखना। ठीक है, किसके बारे में, नदियों के बारे में। यमुना का 3 बार उल्लेख आया है और गंगा का 1 बार उल्लेख। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब कुछ नदियों के हम वैदिक कालीन नाम और याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें, पहले नोट करें। क्योंकि वैदिक कालीन नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो एक तरफ लिखना नदी और एक तरफ वैदिक नाम, वैदिक नाम। ठीक है, तो नदियों में पहला लिखना झेलम नदी, इस नदी को क्या कहा जाता था, वितस्ता, वितस्ता। ठीक है, दूसरा लिखना चिनाब, चिनाब को अस्कनी, अस्कनी नाम दिया गया है। रावी, रावी को परुष्णी, परुष्णी नदी। ठीक है ना, और झेलम, सतलज को सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री कहा गया। ठीक है, और मरुद वृद्धा, ठीक है ना, ये नाम दिया गया है विपाशा को या व्यास को। ठीक है ना, इसका उल्लेख नहीं है, हालांकि व्यास नदी का नहीं है उल्लेख, व्यास नदी के नाम से उल्लेख नहीं,
किसका नाम उल्लेख नहीं, किसका है? मरुद वृद्धा के नाम से, वृद्धा के नाम से उल्लेख, नाम से उल्लेख। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसी में 1 2 3 4 5 याद रखना आप। सिंधु, सिंधु को हरण्य भी बोला गया। ठीक है, हरण्य नदी। और याद रखना कुर्रम, काबुल को बोला गया, काबुल नदी को। ठीक है, और याद रखना ये काबुल नदी का नाम इधर लिखना और कुर्रम इधर लिखना, काबुल कुर्रम। ठीक है, और यमुना का नाम मिला है कलिंदी। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखना। और नदियों की माता सरस्वती को क्या बोला गया? सरस्वती को नदी माता, नदियों में अग्रणी, अग्रणी। ठीक है ना, अग्रणी। तो ये नदी माता, सबसे पवित्र नदी सरस्वती ही थी। ठीक है ना। और इसके बारे में जो आपको याद रखना है वैदिक काल के बारे में, कि देखो एक सेंटेंस है, पहले इसको नोट कर लें। चलो पहले या नीचे लिख लेना, अष्टोमा, अष्टोमा सदगम्य, अष्टोमा सदगम्य मतलब मुझे प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अष्टोमा सदगम्य। वाक्य किससे लिया गया? ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। ठीक है, और मंडूक सूत्र से किसकी जानकारी मिलती है? मंडूक सूत्र से, मंडूक सूत्र वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी, वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये नदियों के कुछ वैदिक नाम थे और ये अष्टोमा सदगम्य वाला। तो आज की क्लास में हमने जो वैदिक कालीन सभ्यता थी उसके इंट्रोडक्शन को जाना, उसके सामान्य परिचय को जाना, और फिर हमने ऋग्वेद पर चर्चा करी। ठीक है, अगली कक्षा में हम जो 3 वेद हैं, ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद, उनको और तीनों वेदों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना और इनको सबको याद कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू, सभी को धन्यवाद।